साल 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे मतलब पूरे देश को एक तरह से स्तब्ध कर दिया था। हाँ बिल्कुल। और वो फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। जी, भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक और कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाले सीरियल मर्डर केस के जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि इसका कारण अदालत की कोई नरमी नहीं थी। हाँ, वही तो, बल्कि हमारे अपने जांच सिस्टम की जो भयानक और हैरान करने वाली गलतियां थी, वो इसका असली कारण थी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि निठारी केस में क्या हुआ था, बल्कि हम उन जांच रिपोर्ट्स, अदालत के 2023 के फैसले के दस्तावेजों और जो फोरेंसिक नोट्स हैं, इस पूरे ढेर में गोता लगाकर ये समझेंगे कि हमारी व्यवस्था ने इस मामले को किस तरह से संभाला, या यूं कहें कि किस तरह से बिगाड़ा। एकदम सही कहा आपने। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर हुए अपराध सालों बाद एक कानूनी भूल भुलैया में पूरी तरह से खो गए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐसा विश्लेषण है जिसकी आज सख्त जरूरत है, क्योंकि देखिए अक्सर हम अपराध की क्रूरता पर तो बहुत बात करते हैं, न्यूज में भी वही चलता है। हाँ, वो तो है। लेकिन उस मशीनरी पर हम सवाल नहीं उठाते जिसे हमें न्याय दिलाना होता है। निठारी का जो मामला है वो सिर्फ एक घर के अंदर हुई दरिंदगी तक सीमित नहीं है। इन कानूनी दस्तावेजों और जो स्रोत सामग्री हमने देखी है, उससे साफ पता चलता है कि ये हमारे समाज की उस गहरी खाई और न्याय प्रणाली की उन खामियों का पर्दाफाश करता है जिन पर अमूमन चर्चा नहीं होती। तो बिना किसी देरी के हम सीधे साल 2006 में चलते हैं। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका नोएडा, उस समय मतलब ये इलाका बहुत तेजी से बदल रहा था। बहुत ज्यादा तेजी से। एक तरफ विकास हो रहा था, हाँ, एक तरफ चमचमाती कॉरपोरेट इमारतें बन रही थी, मॉल बन रहे थे, और उन्हीं के ठीक साये में बसा था वो निठारी गांव। अब जो स्रोत बताते हैं उसके अनुसार कई महीनों से इस इलाके से बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। और वो एक या दो बच्चे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, दर्जनों बच्चे। और फिर दिसंबर 2006 में एक घर के पीछे बने नाले की सफाई होती है। D5। जी, D5, जो मनिंदर सिंह पंढेर का घर था। उस नाले से जो निकला, उसने मतलब पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। थैलियों में भरे हुए मानव अवशेष। हाँ, बच्चों की हड्डियां और खोपड़ियां। इसके बाद पंढेर और उसके नौकर सुरिंदर कोहली को गिरफ्तार किया गया। और कोहली ने तो हत्याओं और यहाँ तक कि नरभक्षण के बेहद डरावने आरोप भी कबूल कर लिए थे। नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म, सोचकर ही रूह काम जाती है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत उलझन में डालती है। क्या? देखिए, D5 कोई सुनसान जंगल में बना हुआ खंडहर तो था नहीं। ये एक बहुत ही पॉश रिहायशी इलाके का हिस्सा था, जिसके आसपास मतलब लोग रहते थे। बिल्कुल चहल पहल वाली जगह थी। तो फिर इतने लंबे समय तक इतने सारे बच्चों का एक घर के अंदर जाना और कभी बाहर ना आना, ये सब किसी की नजर में कैसे नहीं आया? मुझे यह बात एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह लगती है। इस सवाल का जवाब उस इलाके के भूगोल से ज्यादा वहाँ के समाज शास्त्रों में छिपा है। वो कैसे? देखिए, जो बच्चे गायब हो रहे थे वे कोई रसूखदार परिवारों से नहीं थे। वे दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों और प्रवासी कामगारों के बच्चे थे। अच्छा। जब अपराधी अपने शिकार चुनता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि समाज में किसकी गैर मौजूदगी पर सबसे कम सवाल उठेंगे। यानी कमजोर कड़ी को पकड़ता है। बिल्कुल। इन बच्चों के माता पिता दिन भर काम पर होते थे। उनके पास न तो अपने बच्चों की 24 घंटे निगरानी करने का समय था और न ही संसाधन। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि हत्यारे ने जानबूझकर उस अंधेरे कोने या ब्लाइंड स्पॉट को चुना जहां समाज की नजर वैसे भी नहीं जाती? हाँ, एकदम 100%। जब हम इन जांच रिपोर्टों को गहराई से पढ़ते हैं तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ये केवल मौके का फायदा उठाना नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक सोची समझी रणनीति थी। अपराधी को ये भलीभांति पता था कि इन बच्चों के गायब होने पर कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा। कोई न्यूज़ चैनल वहां नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। कोई मीडिया कैमरा लेकर उनके दरवाजे पर नहीं आएगा। और दुर्भाग्य से उसका ये अनुमान काफी हद तक सही भी साबित हुआ। और यहीं से पुलिस की भूमिका पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो दस्तावेज हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि परिवारों ने शिकायत नहीं की। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की थी। जब भी कोई बच्चा गायब होता तो वो बदहवास माता पिता भागकर स्थानीय पुलिस स्टेशन दौड़ते थे। लेकिन महीनों तक
मतलब महीनों तक उनकी शिकायतों को या तो दर्ज ही नहीं किया गया या फिर उन्हें ये कहकर टरका दिया गया कि बच्चे कहीं भाग गए होंगे। जो कि बहुत ही आम बहाना है। बिल्कुल। और मुझे ये बात पचती नहीं है। क्या हम सच में ये मान लें कि ये सिर्फ पुलिस की एक सामान्य लापरवाही थी? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि यह सिर्फ लापरवाही का मामला था ही नहीं। ये एक संस्थागत पूर्वाग्रह, यानी जिसे हम अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशनल बायस कहते हैं, उसका सीधा सीधा उदाहरण था। इंस्टीट्यूशनल बायस? हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि स्थानीय पुलिस ने इन गुमशुदगियों में कोई पैटर्न देखने की कोशिश ही नहीं की। मतलब एक ही मोहल्ले से एक ही उम्र के इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं और फिर भी कोई एक्शन नहीं। किसी भी सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में यह खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी होना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था ने उन परिवारों की सामाजिक हैसियत देखकर उनकी शिकायतों का वजन तय किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। आप खुद सोचिए, कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर ये बच्चे उन ऊंची और पौश इमारतों में रहने वाले अमीर परिवारों के होते तो क्या होता? तब तो शायद पहले ही बच्चे के गायब होने पर पूरा महकमा सड़कों पर उतर आता। वही तो, ये सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं रह जाती है। फिर ये इस बात का प्रमाण है कि हाशिए पर रहने वाले लोगों को हमारी व्यवस्था किस तरह अदृश्य मान लेती है। और इसी अंधी व्यवस्था का फायदा उठाकर अपराधी महीनों तक बिना किसी डर के अपने काम को अंजाम देते रहे। पुलिस की इस शुरुआती अकर्मण्यता ने न केवल जांच को भटकाया, बल्कि कई अहम शुरुआती सबूतों को भी नष्ट होने दिया। जो शुरुआती सबूत बहुत क्रिटिकल होते हैं। बिल्कुल। जब तक नाले से हड्डियां नहीं मिली और मीडिया ने इस पर शोर नहीं मचाया, तब तक पूरा का पूरा तंत्र कुंभकर्णी नींद सोता रहा। लेकिन जब शोर मचा तो मामला स्थानीय पुलिस के हाथों से निकालकर सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया, जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। हाँ, सीबीआई ने जांच की, कई अलग अलग चार्जशीट दायर की। निचली अदालतों ने सुरेंद्र कोहली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई और पंढेर को भी दोषी माना गया। शुरुआत में ऐसा ही हुआ था। तो यहां तक तो सब ऐसा लग रहा था कि चलो देर से ही सही, पर उन परिवारों को न्याय मिल रहा है। लेकिन फिर आता है 2023 का वो फैसला, एक बहुत बड़ा लीगल ट्विस्ट। बहुत बड़ा ट्विस्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों को मुख्य मामलों में बरी कर देता है। अब मैं यहाँ सच में बहुत उलझन में हूँ। पूछे, अगर उनके घर के ठीक बाहर नाले से मानव अवशेष मिले थे और कोहली ने खुद पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया था, तो अदालत ने उन्हें बरी क्यों कर दिया? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये इस पूरे मामले का सबसे जटिल और तकनीकी हिस्सा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। बताइए। होती है कि अगर किसी ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया तो बस केस खत्म। फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 स्पष्ट रूप से कहती है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कबूलनामा अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब ये तो पूरी जांच को ही बेईमानी बना देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा कानून ये मानकर चलता है कि पुलिस दबाव डालकर या टॉर्चर करके भी कबूलनामा ले सकती है। अच्छा, वो 3rd डिग्री वाला मामला। हाँ, हालांकि इसी अधिनियम की धारा 27 में एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। वो क्या है? अगर आरोपी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस को कोई नया और ठोस सबूत मिलता है, जैसे कोई हत्या का हथियार या लाश, तो वो हिस्सा अदालत में सबूत माना जा सकता है। ओके, तो सीबीआई का केस इसी पर निर्भर था? बिल्कुल, सीबीआई का पूरा केस काफी हद तक इसी बात पे टिका था कि कोहली के बयानों के आधार पर ही नाले से हड्डियां बरामद हुईं। अच्छा, तो फिर उच्च न्यायालय ने सीबीआई के स्तर को क्यों नहीं माना? क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपनी जांच में पाया कि 2006 में जब कोहली ने कथित तौर पर वो जगह बताई थी, उससे कई दिन पहले ही पुलिस और स्थानीय लोग उस नाले से हड्डियां निकाल चुके थे। अरे बाप रे, यानी रिकवरी पहले ही हो चुकी थी। हाँ, यानी सीबीआई कुछ भी नया बरामद नहीं कर रही थी, वे सिर्फ उसी जगह की तरफ इशारा कर रहे थे जो पहले से ही दुनिया को पता थी। तो फिर वो धारा 27 वाला जो अपवाद है वो तो लागू ही नहीं होगा। एकदम सही। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह से रिकवरी दिखाना कानूनी रूप से पूरी तरह से अमान्य है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तो बहुत ही बुनियादी गलती है जांच में। बहुत बड़ी गलती। तो क्या सीबीआई के पास कोई और ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं था? मतलब जैसे डीएनए या फिर जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं जिन्हें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। यही परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही इस केस की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुए। अच्छा, देखिए, कानून में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा देने का एक बहुत कड़ा मापदंड होता है।
इसे अक्सर एक श्रृंखला या चेन के रूप में देखा जाता है और वो चेन कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। मुझे ये बात ऐसे समझ आती है जैसे मान लीजिए जैसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य किसी कॉम्बिनेशन लॉक की तरह होते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर लॉक में 4 नंबर हैं और आपके 3 नंबर बिल्कुल सही हैं लेकिन एक नंबर गलत है या गायब है। हाँ, या गायब है, तो वो ताला नहीं खुलेगा, आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें। केवल कबूलनामी के आधार पर केस खड़ा करना तो मतलब ताश के पत्तों का महल बनाने जैसा है। बिल्कुल। अगर फोरेंसिक या ठोस सबूतों की नींव न हो तो अदालत में वो टिक ही नहीं सकता। सीबीआई के पास कोहली का कबूलनामा तो था, लेकिन उनके फोरेंसिक नंबर आपस में मेल नहीं खा रहे थे। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ने उस कॉम्बिनेशन लॉक के हर एक नंबर की बारीकी से जांच की और पाया कि कई अहम नंबर उसमें से गायब थे। जैसे कि कोई उदाहरण है इसका? उदाहरण के लिए अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि जो हड्डियां या कपड़े बरामद हुए वो ठीक उसी समय और उसी तरीके से वहां पहुंचे जैसा कि सीबीआई दावा कर रही थी। मतलब टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी। हाँ, इसके अलावा अदालत ने इस बात पर भी गंभीर सवाल उठाए कि हत्या के जो कथित हथियार थे उन पर किसी भी पीड़ित का खून या बायोलॉजिकल फ्लूइड क्यों नहीं मिला। क्या बात कर रही हैं? इतने क्रूर अपराध और हथियारों पर कोई खून नहीं? जी, जब आप किसी पर इतनी क्रूर हत्याओं का आरोप लगाते हैं तो आपके फोरेंसिक साक्ष्य बेदाग होने चाहिए, उनमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। मतलब अदालत ये नहीं कह रही थी कि निठारी में कोई अपराध नहीं हुआ या वो जो हड्डियां मिली थी वो किसी और की थीं? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे थे। अदालत सिर्फ ये कह रही थी कि जांच एजेंसी ये साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही कि कानूनी रूप से, मतलब बिना किसी संदेह के, इन्हीं दोनों आरोपियों ने इसी तरीके से इन विशिष्ट हत्याओं को अंजाम दिया। ठीक यही बात उच्च न्यायालय के फैसले के पन्नों में दर्ज है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से जांच एजेंसियों की तीखी आलोचना की है। जाहिर है इतनी बड़ी खामियां होंगी तो आलोचना तो होगी ही। उन्होंने कहा कि पुलिस और सीबीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसी वैज्ञानिक और सूक्ष्म जांच करनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, यानी कोहली के बयानों को ही अंतिम सत्य मान लिया और फोरेंसिक कड़ियों को जोड़ने में एक बहुत ही भयानक लापरवाही बरती। ये सब सुनते हुए उन परिवारों के बारे में सोचकर ही मेरी तो रूह कांप जाती है। हाँ, वो तो है। जरा सोचिए उस सदमे के बारे में। पहले अपने बच्चों को खोना, फिर महीनों तक पुलिस थाने के चक्कर काटना और वहां से धुतकारे जाना, और फिर वो खौफनाक मंजर देखना। सालों तक ये आस लगाए बैठना कि देश की सबसे बड़ी अदालतें और जांच एजेंसियां उन्हें न्याय दिलाएंगी। और 17 साल बाद, हाँ, 17 साल बाद 2023 में उन्हें ये बताया जाता है कि जिस जांच पर वे भरोसा कर रहे थे वो ताश के पत्तों से भी ज्यादा कमजोर थी। ये एक ऐसी सामूहिक विफलता है जिसे पचाना किसी भी समाज के लिए आसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये मामला ये साबित करता है कि जब पुलिस की शुरुआती जांच में ढिलाई होती है तो बाद में कितनी भी बड़ी एजेंसी क्यों ना आ जाए, वो उस खराब नींव पर एक मजबूत केस खड़ा कर ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे टिकेगी। एकदम सही। क्राइम सीन से सबूत जुटाने के जो बुनियादी नियम होते हैं, निठारी केस में उनका सरेआम मजाक उड़ाया गया। और शायद यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को इस तरह से आड़े हाथों लिया। जब हम इन कानूनी दस्तावेजों को खंगालते हैं तो ये बात बार बार सामने आती है कि न्याय सिर्फ भावनाओं पर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, क्योंकि कोई अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो या जन भावनाओं का कितना भी भारी दबाव क्यों न हो, अदालतें तो सिर्फ सबूतों की मोहताज होती हैं। जी। अगर जांच एजेंसी एक मजबूत कॉम्बिनेशन लॉक तैयार नहीं कर सकती तो अदालत किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकती। ये कानून का एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी पहलू है। हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि वे निष्पक्ष रहें। अगर अदालतें सिर्फ जनता के गुस्से या मीडिया ट्रायल के आधार पर फैसले सुनाने लगें बिना इस बात की परवाह किए कि जांच की प्रक्रिया सही थी या नहीं, तो सोचिए क्या होगा। पूरी न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। बिल्कुल, फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं बचेगा। इसीलिए 2023 का ये फैसला असल में अदालत की नाकामी नहीं है, बल्कि ये हमारी पुलिसिंग और फोरेंसिक जांच की उस सड़ांध को सामने लाता है जिसे अक्सर बड़ी बड़ी चार्जशीट्स के पीछे छिपा दिया जाता है। तो आज हमने इन तमाम स्रोत सामग्रियों के जरिए जो भी समझा है, हाँ। अगर उसे एक साथ जोड़ें जी, तो निठारी केस सिर्फ 2006 की उन खौफनाक सर्दियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। ये कहानी शुरू होती है हाँ। एक शहर के विकास और उसके बीच पनपते उस अंधेरे कोने से
जहां हाशिए पर खड़े लोगों की चीखें किसी को सुनाई ही नहीं देती। हमने देखा कि कैसे अपराधियों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि समाज इन गरीब बच्चों के गायब होने पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हमने उस संस्थागत उदासीनता को समझा जिसने शुरुआती महीनों में पुलिस को कोई भी कदम उठाने से रोके रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आज के इस विश्लेषण से सीखी है वो है सबूतों और जांच की वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्व। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक मामला जो ऊपरी तौर पर पूरी तरह से सुलझा हुआ लग रहा था, अदालत की सूक्ष्म कानूनी जांच के सामने भरभरा कर गिर गया। ताश के पत्तों की तरह। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं, रिकवरी के नियम और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की वो श्रृंखला, ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं हैं। ये वो कसौटियां हैं जिन पर न्याय को खरा उतरना होता है। और सीबीआई इस मामले में उन कसौटियों पर बुरी तरह विफल रही। निठारी केस का ये पूरा सफर हमें एक ऐसी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। हम सब ये मानकर खुश रहते हैं कि अगर कोई बड़ा अपराध होगा तो सिस्टम अपने आप हरकत में आ जाएगा और दोषियों को सजा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन फाइलों ने हमें दिखाया कि सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित कौन है, उसकी हैसियत क्या है और जांच करने वालों में कितनी काबिलियत और ईमानदारी है। और यही बात इस पूरे मामले को इतना निराशाजनक बनाती है। तो इस पूरी गहन चर्चा को खत्म करते हुए ये स्रोत सामग्री हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जो बहुत लंबे समय तक परेशान करने वाला है। जब किसी घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस काम करने से इनकार कर दे और सालों बाद अदालतें जांच की खामियों के कारण आरोपियों को बरी करने पर मजबूर हो जाएं, तो उस पूरी प्रक्रिया में न्याय की कीमत असल में कौन चुकाता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या ऐसी घटनाओं के बाद भी हमारी व्यवस्था उन बेबस और अदृश्य हो चुके लोगों को यह भरोसा दिला सकती है कि अदालत का दरवाजा उनके लिए भी वैसे ही खुलेगा जैसे किसी ताकतवर के लिए खुलता है? या फिर उनका इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा? हाँ, या फिर उनका इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ